नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी ज्ञान रत्नाकर भाग 7 में आपका स्वागत है। भाग 7 में मैं आप लोगों को जीव की स्थिति या भाग के आधार पर तथा मुखाकृति या जीव के उठने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जीव की स्थिति या जीव के भाग के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जीव की स्थिति या भाग के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में और पश्च मतलब पीछे। विद्यार्थियों, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में कहीं कहीं हमारे जीभ का अगला भाग काम करता है, तो कहीं बीच वाला भाग काम करता है, तो कहीं पीछे वाला भाग काम करता है। तो इस आधार पे उनको 3 भागों में बांटा गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आते हैं अग्र स्वर की ओर। जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करे उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है: इ, ए, री। ध्यान दीजिएगा, इ, ए, री, ये 5 ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, इसलिए इन पांचों को अग्र स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग काम करे उसे मध्य स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या 1 है। अ, ध्यान दीजिएगा, ये अ जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है, इसलिए अ को मध्य स्वर कहा जाता है। यह भी ध्यान दीजिएगा, अ को कहीं कहीं उदासीन वर्ण, कोमल वर्ण, शहीद वर्ण तथा केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। अ को लेकर परीक्षाओं में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि निम्न में से कौन उदासीन स्वर है, या निम्न में से कौन केंद्रीय स्वर है, या निम्न में से कौन शहीद वर्ण है, या निम्न में से कौन कोमल वर्ण है। उत्तर आपका एक ही होगा, अ। ध्यान दीजिएगा, अ जिसका उच्चारण करते समय जीभ का बीच वाला भाग काम करता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। अ को मध्य स्वर कहा जाता है। अ को उदासीन वर्ण, कोमल वर्ण, शहीद वर्ण तथा केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पश्च स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या 5 है: आ, उ, ओ, औ। ये 5 ऐसे स्वर हैं जिसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, इसलिए इन पांचों को पश्च स्वर कहा जाता है। इसके साथ ही साथ अंग्रेजी का ओ, यह आगत वर्ण के रूप में या आगत ध्वनियों के रूप में हिंदी में औ के रूप में आया है। एक प्रकार से यह भी स्वर ही है और इसकी मात्रा क्या है? आधा चंद्रमा। जिस प्रकार अनुनासिक स्वर की मात्रा होती है चंद्रबिंदु, उसी तरह ये जो अ है, जो आगत स्वर के रूप में हिंदी में आया हुआ है, इसकी मात्रा है आधा चंद्रमा। यह भी पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी का जो ओ है, यह कहीं कहीं ओ के रूप में बोला जाता है, कहीं ऊ के रूप में उच्चरित होता है और कहीं अ के रूप में उच्चरित होता है। तो ऊ के रूप में कहाँ उच्चरित होता है, इसको आप समझ लीजिए। यदि अंग्रेजी के किसी वर्ण के बाद ओ आए और उसके बाद कोई वर्ण न हो, ध्यान दीजिएगा, यदि अंग्रेजी के किसी वर्ण के बाद ओ आए और उसके बाद कोई वर्ण न हो, तो वहां पर ओ का उच्चारण ऊ के रूप में होता है। जैसे यहाँ डी के बाद ओ आया, ओ के बाद और कोई वर्ण नहीं है, टी के बाद ओ आया, ओ के बाद कोई वर्ण नहीं है, तो इस प्रकार इसका उच्चारण यहाँ पर ऊ के रूप में होगा, डीओ डू, टीओ टू। अब अ के रूप में उच्चारण कैसे होता है, इसको समझते हैं। अगर अंग्रेजी में ओ के बाद अन्य अंग्रेजी का कोई वर्ण आता है,
तो वहां पर ओ का उच्चारण औ के रूप में होता है। जैसे यहाँ डी ओ के बाद अगर जी लगा देंगे, टी के ओ के बाद पी लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए इसी ओ का उच्चारण अब औ के रूप में होगा। डॉग, जब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो ये इसकी मात्रा आधा चंद्रमा लगा देंगे डॉग। इसी तरह TOP हो गया, ये आधा चंद्रमा लगाएंगे, आपका टॉप हो गया। तो इस प्रकार समझ लीजिएगा कि ओ का उच्चारण कहीं कहीं ओ के रूप में, कहीं ऊ के रूप में, कहीं औ के रूप में होता है। तो यह जो ओ है आगत वर्ण के रूप में हिंदी में औ के रूप में आया है, यह भी पश्य ध्वनि के रूप में आता है। तो एक बार पुनः समझ लीजिए। अग्रस्वर जिसकी संख्या 5 है, इ ए ऐ री। मध्य स्वर जिसकी संख्या 1 है, और पश्च स्वर जिसकी संख्या 5 है, आ उ ओ और साथ ही साथ अंग्रेजी का अ, यह भी पश्च स्वर है। अ को उदासीन वर्ण, कोमल वर्ण, शहीद वर्ण तथा केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को मुखाकृति तथा जीभ के उठने के आधार पर स्वर के भेद के बारे में बताता हूँ। तो विद्यार्थियों, यह है मुखाकृति या जीभ के उठने के आधार पर स्वर के भेद। मुखाकृति या जीभ के उठने के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं: समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। इन चारों को समझने से पहले सबसे पहले हम समृत और विवृत को समझ लेते हैं। समृत का अर्थ होता है संकुचित या सकरा, विवृत का अर्थ होता है खुलना। विद्यार्थियों, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में कहीं कहीं हमारा मुख द्वार पूरी तरह से संकुचित हो जाता है और कहीं कहीं पूरी तरह से खुल जाता है। साथ ही साथ कहीं कहीं आधा संकुचित होता है तो कहीं आधा खुलता है। और साथ ही साथ हमारी जीभ 2 जगह ऊपर भी जाती है और 2 जगह नीचे जाती है। अब 2 जगह ऊपर कहाँ जाती है, नीचे कहाँ जाती है, इसको इस रेखा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 रेखा हमारे सामने है। जो पहली रेखा है यह तालु को प्रदर्शित करती है। दूसरी रेखा ऊपरी दांत को प्रदर्शित करती है। तीसरी रेखा यह निचली दांत को प्रदर्शित करती है और चौथी रेखा नीचे वाले दांत के निचले हिस्से को प्रदर्शित करती है। तो चलिए अब चलते हैं समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत की ओर। तो विद्यार्थियों, उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ तालु के पास जाती है तो उस समय मुख द्वार संकुचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उच्चरित होने वाले स्वर को समृत स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है, इ उ री। ध्यान दीजिएगा, इ उ री, इनके उच्चारण में मुख द्वार संकुचित हो जाता है, इसलिए इन्हें समृत स्वर कहा जाता है। अर्धसमृत स्वर उच्चारण करते समय जब जीभ तालु के नीचे मतलब ऊपर वाले दांत के बराबर उठे तो उस समय मुख द्वार आधा संकुचित होता है। ऐसी स्थिति में उच्चरित होने वाले स्वर को अर्धसमृत स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 2 है, ए ओ। ध्यान दीजिएगा, ए ओ, इनके उच्चारण में मुख द्वार आधा संकुचित होता है, इसलिए इन्हें अर्धसमृत स्वर कहा जाता है। आते हैं विवृत स्वर की ओर। उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ नीचे वाले दांत के नीचे ही रहे, ध्यान दीजिएगा, उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ नीचे वाले दांत के नीचे ही रहे अर्थात उठे ही न, तो उस समय मुख द्वार पूरी तरह से खुल जाता है। तो ऐसी स्थिति में उच्चरित होने वाले स्वर को विवृत स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या 1 है, आ। आप उच्चारण करके देख सकते हैं कि जब आप आ का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ नीचे वाले दांत के नीचे ही रहेगी और मुख द्वार पूरी तरह से खुल जाएगा।
इसलिए अविवृत स्वर कहलाता है। अर्धविवृत स्वर उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ नीचे वाले दांत के बराबर उठे तो उस समय मुख द्वार आधा खुलता है। ऐसी स्थिति में उच्चरित होने वाले स्वर को अर्धविवृत स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 3 है, अ, ऐ, औ। ध्यान दीजिएगा, अ, ऐ, औ तीनों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार आधा खुलता है। और साथ ही साथ अंग्रेजी का ओ जो हिंदी में औ के रूप में आया है, यह भी अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न कैसे पूछता है इसको मैं समझा देता हूँ। यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन विवृत स्वर है तो आपका उदाहरण होगा आ। यदि प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन अर्ध समृत स्वर है तो आप देख रहे हैं ए ओ, इन दोनों में से कोई एक विकल्प के रूप में आएगा, उसका आप चुनाव करेंगे। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों, जीभ के भाग के आधार पर जो अग्र मध्य पश्य आपने पढ़ा है और जीभ के उठने के आधार पर समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि जानकारी के अभाव में हम प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। संयुक्त रूप से कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे हमें उसका उत्तर देना है, इसको हम एक स्वर चतुर्भुज के माध्यम से आपको बताएंगे। हाँ तो विद्यार्थियों, यह है आपके सामने एक चित्र जिसे स्वर चतुर्भुज कहा जाता है, जिसे प्रोफेसर जोन्स ने बनाया था। एक प्रकार से यह हमारे मुख की बनावट है। मैं इधर खड़ा हूँ, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यह हमारे जीभ का पिछला हिस्सा, जीभ का बीच वाला हिस्सा और यह जीभ का आगे वाला हिस्सा। इसके साथ ही साथ आप 4 रेखा देख रहे हैं, मतलब 4 कोने देख रहे हैं। यह जो ऊपर का कोना है यह तालू वाले हिस्से को प्रदर्शित करता है। दूसरा कोना ऊपर वाले दांत को प्रदर्शित करता है। तीसरा कोना यह नीचे वाले दांत को प्रदर्शित करता है और चौथा कोना यह नीचे वाले दांत के नीचे वाले हिस्से को प्रदर्शित करता है। तो विद्यार्थियों, आपने जीभ के भाग के आधार पर स्वर के भेद में पढ़ा था, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर जिसकी संख्या 5 है, इ, ए, ऐ, री। मध्य स्वर जिसकी संख्या 1 है और पश्च स्वर जिसकी संख्या 5 है, आ, उ, ओ, औ। और साथ ही साथ अंग्रेजी का अ भी पश्च स्वर में आया था। इसके साथ ही साथ मुखाकृति या जीभ के उठने के आधार पर स्वर के 4 भेद पढ़े थे आपने। समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्धविवृत और विवृत स्वर पढ़े थे आप लोगों ने। समृत स्वर जिसकी संख्या 5 है, इ, री, उ। अर्ध समृत जिसकी संख्या 2 है, ए, ओ। विवृत स्वर जिसकी संख्या 1 है, आ। अर्धविवृत स्वर जिसकी संख्या 3 है, अ, ऐ, औ। अब इन दोनों को मिलाकर एक स्वर चतुर्भुज बनाया गया और इसी स्वर चतुर्भुज के माध्यम से आप संयुक्त प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं, उसका उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। अक्सर इस स्वर चतुर्भुज के अभाव में हम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। प्रश्न कैसे पूछेगा और हमें किस प्रकार इसका उत्तर देना है, आइए जानते हैं। विद्यार्थी, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन मध्य अर्धविवृत स्वर है, ध्यान दीजिएगा, मध्य अर्धविवृत स्वर, ध्यान दीजिएगा, दोनों को संयुक्त रूप से मिलाया गया है। मध्य स्वर के बारे में भी पूछा जा रहा है और अर्धविवृत स्वर के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो फिर से प्रश्न समझ लीजिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन मध्य अर्धविवृत स्वर है, तो सबसे पहले हम मध्य स्वर में आते हैं। तो मध्य स्वर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अ है। अब अर्धविवृत में आते हैं, तो अर्धविवृत में भी देखते हैं आपका अ, ये देखिए मिल रहा है। मतलब ये जो अ है ये मध्य स्वर में भी आ रहा है
और अर्धविवृत स्वर में भी आ रहा है, इसलिए मध्य अर्धविवृत स्वर आपका अ है। यदि आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन पश्य विवृत स्वर है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है कि पश्य विवृत स्वर है, तो पश्य को भी लिया है और विवृत को भी लिया है। तो आइए चलते हैं पहले पश्य की ओर। तो पश्य में देखते हैं कि आ उ ओ औ है। अब विवृत में देखते हैं आ, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आ पश्य स्वर में भी है और विवृत स्वर में भी है। तो इस प्रकार आपका आ जो है यह पश्य विवृत स्वर के अंतर्गत आएगा। इसी तरह और प्रश्न पूछा जाता है यदि आपसे कि निम्न में से कौन अग्र संवृत स्वर है, निम्न में से कौन अग्र संवृत स्वर है। तो अग्र देखिए इ ए री, ये 5 है, और फिर संवृत में आते हैं इ री, मतलब इ री ये संवृत में भी है और अग्र स्वर में भी है। तो इन तीनों में से कोई एक उठाकर देगा, उसी का चुनाव आपको करना होगा। प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन अग्र अर्ध संवृत स्वर है, तो अग्र अर्ध संवृत स्वर में देखिए ए है। निम्न में से कौन आपका पश्य अर्धविवृत स्वर है, तो पश्य अर्धविवृत स्वर और देखिए मिल रहा है। इस तरह आप जब दोनों का मिलान करेंगे तो उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पूरी तरह से पसंद आया होगा और साथ ही साथ भाग 7 में स्वरों का वर्गीकरण पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब अगले भाग में मैं व्यंजनों का वर्गीकरण लेकर चलूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार लिखकर भेजिए और साथ ही साथ अपने उन प्रिय मित्रों को भी इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।